मैं सबसे पहले तो आशीष त्रिपाठी जी का शुक्रिया कहना चाहता हूं, उनको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे भीतर के सो चुके कवि को मुक्ति पथ के लिए जगाने का जो ये काम किया है, इसका पुण्य लाभ उनको मिलेगा और जरूर मिलेगा। क्योंकि आशीष भाई उन लोगों में से हैं जिन्होंने हम जैसे कवियों को उन दिनों में देखा है जब हमने कविता लिखना लगभग शुरू ही किया था। और हम सब के भीतर बहुत सारी शख्सियतें होती हैं। तो आशीष भाई को भी हमने उस समय जब पहली बार देखा था तो वो मंच पे अभिनय कर रहे थे और हमारी बात मुलाकात हुई तो कविता ने हमारी दोस्ती थोड़ी सी सघन की और तब से लेकर आज तक हम लोग जुड़े हुए हैं। और मैं सचमुच मानवेंद्र का बहुत आभारी हूं कि इतनी गंभीरता से उन्होंने मेरी काव्य यात्रा पर गौर किया है। हालांकि मैं मानता हूं कि मैं कवि जैसा हूं, कवि नहीं हूं। कवि जैसा जब मैं खुद को कहता हूं तो मुझे लगता है कि अभी भी मैं काव्य लेखन के अभ्यास में हूं। बहुत सारी चीजों पर मेरा सद्भाव जो है वैसा नहीं है जैसा आमतौर पे मुख्य धारा के कवियों का या जाने माने कवियों का या आलोचना द्वारा सिद्ध पाए हुए कवियों का होता है। आज सुबह शशि भूषण जिसे हमारी बात हो रही थी तो शशि भूषण जी ने कहा कि यार आपकी गजल में जो है कई बार वाक्य जो हैं वो छोटे बड़े होते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि यार देखो, मैं बहुत पढ़ने लिखने छंद को साधने के बाद कविता नहीं लिख रहा हूं। और आप मान के चलिए कि वो एक बात है जो दिल से निकली है बिना किसी साकांक्ष प्रयास के। और लय अगर आ गई है तो आ गई है। लय को साधने की कोशिश उस तरीके से जो है उन कविताओं में नहीं है। और मैं आज के काव्य पाठ में एक बात और बताना चाहता हूं कि औपचारिक रूप से, सार्वजनिक रूप से इतने लंबे सालों में अगर मैं कहूं कि मैं 91-92 से कुछ लिख रहा हूं तो ये दूसरी बार है जब मेरा एकल काव्य पाठ जो है हो रहा है। इससे पहले पटना में 2000 के आसपास एक कथाकार हैं, मेरे बहुत बड़े प्यारे भाई हैं, नरेन। उन्होंने मेरा काव्य पाठ जो है वो आयोजित किया था बिहार राष्ट्र भाषा परिषद में। पता नहीं शायद कमलेश भाई वहां थे या नहीं, लेकिन होंगे जरूर, क्योंकि उन दिनों में ये सब लोग हमारे बड़े खास दोस्तों में से रहे हैं। और मैं आज ये भी कहना चाहता हूं कि एक बड़े भाई की कृपा से वो पहला काव्य पाठ हुआ था और दूसरे बड़े भाई आशीष त्रिपाठी जी की कृपा से ये दूसरा काव्य पाठ जो है मेरा यहाँ पे हो रहा है। तो मैं कहां से शुरू करूं अपनी बात, अपनी कविताएं कहना लिखना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं सच बताऊं तो
जो नए कवियों को मैं पढ़ता हूं, पिछले हफ्ते जसिंता केरकेट्टा जी की कविताएं हम सुन रहे थे इसी पन्ने पर, या अनुज लुगुन हैं, अविनाश मिश्र हैं, शुभम श्री हैं, इस तरह के बिल्कुल सद्य नए कवियों को जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे एक तो बड़ा रश्क होता है कि ये कमाल के लोग, इन्होंने कहां से इस तरह की भाषा, इस तरह का शिल्प जो है वो अर्जित किया है अपने को अभिव्यक्त करने के लिए। तमाम कोशिशों के बावजूद वो शिल्प जो है हम सब, मेरे जैसा आदमी हासिल नहीं कर पाया है। तो जो पीछे छूट चुका हुआ एक कवि है, जो बहुत सारी ईर्ष्याओं, बहुत सारी इस किस्म की भावनाओं के साथ जो है वो अपने को व्यक्त करना चाह करके भी कभी उस तरीके से व्यक्त नहीं कर पाया, वैसे एक कवि की कविता के रूप में आप मेरी सुनाई हुई चीजों को लीजिएगा। उसमें बहुत सारी जो है उम्मीदें और आपकी आकांक्षाएं जो हैं अगर शामिल होंगी तो संभव है मैं आपको निराश ही करूंगा। तो खैर, देखिए क्या है कि मैं बहुत सामान्य सी चीजों के साथ शुरू करता हूं। जो मैंने एक कोशिश की थी 2015-2014 में, जो भारतेंदु युगीन कहमुकरी थी और हमारे समय का जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो था, है ना, क्योंकि वो जो शिल्प है और दूसरा जो ट्विटर जिस किस्म से अपनी भूमिका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर निभा रहा था, चीजों को गोलबंद करने के मामले में, तो मुझे लगा कि ट्विटर के जमाने में कहमुकरी जैसी चीजों को एक तरह से रिवाइव होना चाहिए, ताकि आप प्यार से व्यंग्य का नमक मिलाते हुए एक कमाल की चीज आप कह सकते हैं। तो मैं काशी से ही शुरू करता हूं, क्योंकि उस समय मैं काशी में ही था जब वो ऐतिहासिक चुनाव, नए निजाम जिसमें आए, तो चुनाव काशी में ही हुआ था। और काशी उस समय जिस किस्म के दृश्य दिखा रहा था, उस पर मैंने लिखा था कि नर नारी के मुंह में नारे, नर नारी के मुंह में नारे, किसे डुबाए किसे उबारे, जोर जरायम ताजा बासी, ए सखी मेला ना सखी काशी। तो 2014 के मई महीने में ये चीज आई थी और समाचार की जो गति हुई है पिछले कुछ दशकों में, और जिस उरूज पे वो गति पहुंची है, उसको लेकर के भी मैंने एक कहमुकरी जो है वो 2014 में कही थी कि उजले कागज पर सब काला, उजले कागज पर सब काला, इन जैसा ही टीवी वाला, रुपया पैसा जोड़े ह्यूज, ए सखी गल्ला ना सखी न्यूज, ए सखी गल्ला ना सखी न्यूज। तो फिर और भी बहुत सारी कहमुकरियां हुई कि वोटर आगे बात विकासी, डोनर के आगे चपरासी, चेले ताने लाठी बल्लम, ए सखी गुंडा ना सखी पीएम, चिकने मुंह से जहर निकाले, बिल में अपने कातिल पाले, समझे सबको जनरल बोगी, ए सखी सांप ना सखी योगी। तो इस तरह की चीजें थी। जैसे व्यापम घोटाला आया तो उस समय एक कहमुकरी आई कि पहले सबने भर भर खाए, घर का भेदी मरमर जाए, बोलो क्या है दालम कालम, ए सखी सत्ता ना सखी व्यापम। और फिर इस तरह की बहुत ही तात्कालिक चीजों के अलावा जो एक
गहरा सामाजिक दर्द होता है, उस पर भी एक कहमुकरी थी कि परती परती चुप चुप मरती, घुटती रहती आहें भरती, हाथों से ज्यों फिसली रेत, है सखी किस्मत ना सखी खेत। तो ये कहमुकरियों का जो एक दौर था, वो था। तो मैं अपने को दरअसल समय समय पर ढूंढने की कोशिश करता हूं कि कोई बात कैसे कही जानी चाहिए, जिस बात में ज्यादा आड़ी तिरछी चीजें ना हो, सीधे और सरल और सुंदर और लघु तरीके से कैसे जो है वो कही जा सकती है। तो हो सकता है कि इस पेज पर बहुत सारे ऐसे साथी भी होंगे जो राजनीतिक रूप से मेरी बातों से सहमत नहीं भी हो रहे हों, लेकिन मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश आपको करनी होगी कि दरअसल मैं खुद से और अपनी कविताओं से क्या चाहता हूं। तो ये तो कहमुकरियों का दौर था, तो मैंने आपको कुछ चीजें सुनाई हैं। और दरअसल मैं बनारस पे कुछ और चीजें आपको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि मुक्ति पथ की जमीन बनारस में ज्यादा है। बहुत सारे लोग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े हुए साथी, अध्यापक, छात्र जो हैं वो मुक्ति पथ के संचालक हैं, और मेरा खुद का बहुत ही पसंदीदा शहर है वो। तो 2014 में ही मैंने, उस समय जब ये पूरी राजनीतिक आपाधापी चल रही थी बनारस में, तो यूं ही मैंने लिखा था कि बिना बात के क्यों फड़कती है नस नस, चलो घूम आते हैं हम भी बनारस। सुना है गली से गली फूटती है, बड़े प्यार से हर नजर लूटती है, वहां अपनी जेबें बचा लो तो राजा, नहीं तो ये किस्मत तुरंत रूठती है। अगर साथ में ले चलो थोड़ा साहस, चलो घूम आते हैं हम भी बनारस। वहीं संत लेखक, वहीं चोर शातिर, लड़े सैकड़ों हैं मोहब्बत की खातिर, मगर चंद बरसों से बदला नजारा, नहीं तो ये किस्मत तुरंत रूठती है। अगर साथ में ले चलो थोड़ा साहस, चलो घूम आते हैं हम भी बनारस। वहीं संत लेखक, वहीं चोर शातिर, लड़े सैकड़ों हैं मोहब्बत की खातिर, मगर चंद बरसों से बदला नजारा, उलट बांसियों से है अकबक मुसाफिर। पुराने पड़े रंग में घोलने रस, चलो घूम आते हैं हम भी बनारस। इधर राजनीति का तावा चढ़ा है कि फुलके पे वादों का मक्खन मढ़ा है, महादेव गंगा में दुबके पड़े हैं, भगाकर उन्हें कोई आगे बढ़ा है, चलो चल के देते हैं लोगों को ढाढ़स, चलो घूम आते हैं हम भी बनारस। तो ये बनारस की चीजें थी। तो विजयराज पांडे, राम अकबल कुशवाहा, दीपक कुमार, जयराम पासवान जी, आशीष वर्मा, सूर्य नारायण जी, अनिल पुष्कर जी, इन सबको कविता इन सब तक पहुंच रही है, जितने नाम मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे। अवधेश कुमार जौहरी जी, राजीव कुमार शुक्ला जी, दुर्गा प्रसाद मिश्र जी, बहुत सारे दोस्त हैं, मित्र हैं। मैं, हो सकता है कि सब लोगों का नाम जो है वो न ले पाऊं। राजीव रंजन प्रसाद जी है, देखा जमाने के बाद, मैं भी आपको देख रहा हूं जमाने के बाद, पढ़ रहा हूं आपके लिखे हुए इन शब्दों को। महादेव गंगा में दुबके पड़े हैं, राम अकबाल कुशवाहा जी, आपने इस चीज को गौर किया है।
तो चलिए, अगर ये दौर शुरू हुआ है इस तरह की चीजों का, तो मैं कुछ गीत जो है, गीत क्या कि मैंने 2017 में 2017 में, हाँ 17 में जो है, मैंने एक कथा काव्य लिखने की कोशिश की थी, जो कि अभी भी मैं लिख रहा हूं, और अपनी स्मृतियों से जुड़ी हुई कुछ कहानियों में फिक्शन के तत्व मिलाकर के मैंने बुलाकी साव की कहानियां लिखनी शुरू की थी। और बुलाकी साव के माध्यम से मैंने उन कथा काव्यों में कुछ कविताएं, गीत की कविताएं जो है वो डालने की कोशिश की थी। तो मैं उनमें से कुछ चीजें आपको सुनाना चाहता हूं। हालांकि अगर आप उन कहानियों के साथ उसको सुनेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, उसमें ज्यादा रस आएगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कविताएं तो अंततः एक स्वतंत्र इकाई है, और कभी कभी संदर्भों से अलग होकर के भी पहेलियों की तरह उसको समझने की कोशिश जो है वो करनी चाहिए। तो जैसे एक चीज मैं सुना रहा हूं आपको कि मिलता था गेहूं जब आने में सवा, मिलता था गेहूं जब आने में सवा, कंधे थे बाहें थी दुर्दिन की दवा, लोग नहीं लोग रहे हवा नहीं हवा, रोटी से खाली है एक एक तवा, मुल्क वो नहीं है अब जिस पर हो नाज, मुल्क वो नहीं है अब जिस पर हो नाज, बागमती फूट फूट रोती है आज, बागमती फूट फूट रोती है आज। बागमती मेरे गांव से, गांव के किनारे किनारे बहने वाली एक नदी है, जो गंगा का जो अधवारा समूह है उसकी एक धारा है। तो मिलता था गेहूं जब आने में सवा, कंधे थे बाहें थी दुर्दिन की दवा, लोग नहीं लोग रहे हवा नहीं हवा, रोटी से खाली है एक एक तवा, मुल्क वो नहीं है अब जिस पर हो नाज, बागमती फूट फूट रोती है आज। आता था रोज रोज कभी नहीं आता, कोई भी मौसम हो कुछ नहीं सुहाता, हैदर भी घर में अब चिकन नहीं लाता, हैदर भी घर से अब चिकन नहीं लाता, राजू के घर से भी मीट नहीं आता, हिंदू और मुस्लिम में बंट गया समाज, बागमती फूट फूट रोती है आज। पटना बनारस हो या हो कन्नौज, पटना बनारस हो या हो कन्नौज, गांव गांव शहर शहर लुच्चों की मौज, दफ्तर के बाबू का पेट बना हौज, सड़कों पर बेबस बेचारों की फौज, तोते को कैद मिली, तोते को कैद मिली गिद्धों को बाज, तोते को कैद मिली गिद्धों को ताज, बागमती फूट फूट रोती है आज, बागमती फूट फूट रोती है आज, रागों ने छोड़ दिया कंठों का साथ, रागों, अब ये मेरा अपना एक तंज और अपनी एक मुश्किल रहती है कि मुझे आज के जो बहुत सारे गाने हैं वो मेरी आत्मा तक नहीं पहुंचते, वो बस यहां से सुना जाता है और यहीं से गायब हो जाता है। तो वो चीज कई जगह कई कविताओं में वो आपको मिलेगा। और जब मैं इस वक्त बॉलीवुड में अपनी कुछ चीजें कहने की कोशिश में लगा हुआ हूं, तो मुझे लगता है कि मेरे जरिए थोड़ा सा उस किस्म के संगीत की आवाजाही जो है वो आने वाले समय में आप देख सकते हैं, अगर मैं कामयाब हुआ तो रागों ने छोड़ दिया कंठों का साथ, थाम लिया कानों ने भोंपू का हाथ,
नई सब मशीनों ने तान ली कनात, साजिंदों के हिस्से रोटी न भात, गीतों की गठरी पर बैठ गए बाज, बागमती फूट फूट रोती है आज। तो इस तरह की कविताएं हैं, इस तरह के गीत है जो आए हैं। मतलब उस किस्से में जो बुलाकी साहब का किस्सा था वो है, अगर आप चाहें उसको पढ़ना तो वो फेसबुक पर अलग से पेज ही बना हुआ है जिसमें लगभग 40-42 किस्से हैं और उसी तर्ज पर 40-42 गीत है कुछ। तो अब जैसे उसी में गीत और है कि सुख की हजार गली, दुख का बस कोना, सुख की हजार गली, दुख का बस कोना, छुप छुप कर कभी कभी चुपके से रोना। सुख की हजार गली, दुख का बस कोना, छुप छुप कर कभी कभी चुपके से रोना। छत हो न छाया हो, धूप बड़ी तीखी हो, नाग फनी मन में चिंगारी सरीखी हो, बचपन में बूढ़ों से ये बातें सीखी हो, चार चना गमछे में रखकर भिगोना, छुप छुप कर कभी कभी चुपके से रोना। बीड़ी हो पान हो, बीड़ी हो पान और कतरी सुपारी हो, बीड़ी हो पान और कतरी सुपारी हो, हम तो निहत्थे हों दुश्मन दोधारी हो, दुनिया से जाने की पूरी तैयारी हो, भीतर की ताकत को पूरा संजोना, भीतर की ताकत को पूरा संजोना, छुप छुप कर कभी कभी चुपके से रोना। सुख की हजार गली, दुख का बस कोना, छुप छुप कर कभी कभी चुपके से रोना। ये गीत जून 2016 या 16 में ही हमने लिखा था और उसी कहानी में एक और कविता थी। हाथों में रंग भरे कागज थे, कागज की नन्ही सी नावें थी। हाथों में रंग भरे कागज थे, कागज की नन्ही सी नावें थी, खुशियों के सतरंगी किस्से थे, शरबत से भीगी किताबें थी। मिट्टी के रिश्तों का बंधन था, पानी सी छल छल मोहब्बत थी, हंसी हंसी रूठना मनाना था, सबको ही सबकी जरूरत थी। और फिर अचानक ही एक दिन मन का एक तारा जो टूट गया, दुख की हवा के थपेड़ों से आदमी गुब्बारे सा फूट गया। दुख की हवा के थपेड़ों से आदमी गुब्बारे सा फूट गया। तो बुलाकी साहब के गीतों में मुझे अभी थोड़ा सा मजा आ रहा है, तो मैं आपसे और कुछ गीत जो है वो सुनाने की इजाजत चाहता हूं। और मुझे उम्मीद है कि जब आप एकल काव्य पाठ कर रहे होते हो और सामने के श्रोताओं को नहीं देखने की सुविधा होती हो, तो आप दो चीजों से बचे रह सकते हैं। एक तो आप हूट नहीं होते और आपको जो जितना पढ़ना होता है आप पढ़ सकते हैं। तो इसी हिस्बुकिया एकल काव्य पाठ की कमजोरी का लाभ उठाते हुए मैं कुछ और गीत आपको सुनाऊंगा। एक दुनी दो, दो दुनी चार, एक दुनी दो,
दो दुनी चार, आंगन में पसरा है आम का अचार। एक दुनी दो, दो दुनी चार, आंगन में पसरा है आम का अचार। स्वाद नाद ब्रह्म ज्ञान गठरी में मोटा, स्वाद नाद ब्रह्म ज्ञान गठरी में मोटा, गुदड़ी में सस्ता है पीपल का लोटा। हमारे दरभंगा शहर में गुदड़ी बाजार है, तो गुदड़ी जो है वो उसी संदर्भ में है, बाजार के संदर्भ में, गुदड़ी के लाल के संदर्भ में नहीं है ये, कि एक दुनी दो, दो दुनी चार, आंगन में पसरा है आम का अचार। स्वाद नाद ब्रह्म ज्ञान गठरी में मोटा, गुदड़ी में सस्ता है पीतल का लोटा। ऊंचे को मिलता है कॉलेज में कोटा, घर में घिसटता है जाति से छोटा। चोरी से लटका है बिजली का तार, एक दुनी दो, दो दुनी चार, आंगन में पसरा है आम का अचार। पीले पलस्टर के कोठे पे रहना, पीले पलस्टर के कोठे पे रहना, पीले पलस्टर के कोठे में रहना। दुख हो तो दुख को आहिस्ते से सहना, नदिया के जैसा ही कल 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 बहना। कहना जरूरी हो तो ही कुछ कहना, ढहने से आती है, ठहने से आती है जीवन में धार। एक दुनी दो, दो दुनी चार, आंगन में पसरा है आम का अचार। तो ये अनिल पुष्कर भाई ये गीत है, और इन गीतों को जब मैं लिख रहा था तब मैं बुलाकी साव के रूप में अपने को सोचता था कि मैं कोई अविनाश दास नहीं हूं, मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसके बारे में, जिस किरदार के बारे में मैंने लिखा है कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा या दुनिया भर के कवियों से ज्यादा राब्ता रखने वाला आदमी नहीं था। वो बस यूं ही अपनी मौज में जो है वो कविताएं कहता था, और जब मुझे लगा कि वो किस किस्म की कविताएं वैसा आदमी कह सकता है, तो उस किस्म की कविताएं जो है ये थी, जिसमें एक और मुझे याद है कि बहुत मतलब मामूली, जो मुझे लगता है कि मेरी बेटी को भी सुनने में मजा आए, समझने में मजा आए, उस तरह की चीज जो है वो लिखने की कोशिश थी। क्योंकि मैं इस परिवार से आता हूं, मेरे जो पिताजी के चाचा थे, मेरे बड़े बाबा, वो मैथिली के बड़े कवि थे, और खानदान में उनकी बड़ी इज्जत एक कवि होने के नाते थी। ऐसा मुझे जो है बाद के दिनों में कोई काव्य व्यक्तित्व अपने आसपास नहीं दिखा कि सिर्फ कवि होने की वजह से जो है जिसका सम्मान नाते रिश्तेदारियों में जो है वो ज्यादा हो। बाकी दुनिया जहान में तो आप सम्मान पा ही लेते हैं। और मेरे बड़े बाबा ने घर की बहुत सारी चीजों पे गीत लिखे मैथिली में। आजादी जब मिली थी देश को, उस दौरान प्रभात टोलियों में जो लोग गाते थे, लड़के गाते थे, छात्र छात्राएं गाते थे, है ना, उस तरह के गाने भी उन्होंने लिखे थे। तो मुझे लगा कि उस जैसा ही कोई कवि जो है, मैं अगर खुद को रूपांतरित करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं हिंदी में। तो वो मैंने कोशिश की थी। तो एक बुलाकी साहू का ही एक गीत था, कविता थी, गीत वीत कहना क्या, गीत बड़ी चीज है। गीत उमाकांत मालवीय, यश मालवीय, कुंवर बेचैन जैसे लोग लिखा करते थे। हम लोग क्या खाक लिखेंगे, हम लोग बस कोशिश करते हैं, कुछ खुद को रियाज में रखते हैं ताकि कभी एक दिन उन जैसा कुछ कह पाए। पहिया जैसी चंदा गाड़ी, बैठी उस पर एक सवारी, रोटी के ताबा जैसी है, हाँ बिल्कुल बाबा जैसी है।
पहिया जैसी चंदा गाड़ी, बैठी उस पर एक सवारी, रोटी के ताबा जैसी है, हाँ बिल्कुल बाबा जैसी है। सुबह हुई तो आ जाएंगे, सूरत अपनी दिखलाएंगे, मिट्टी की गुड़िया लाएंगे, मीठी सी लोरी गाएंगे, यादें उनकी पके धान से झांक रहे लाबा जैसी है, रोटी के ताबा जैसी है, हाँ बिल्कुल बाबा जैसी है। यादें उनकी पके धान से झांक रहे लाबा जैसी है। लाबा पके हुए धान को जब खोलेंगे तो उसमें उजला जो चावल निकलता है, उसको जब भूना जाता है तो वो जो चीज होती है उसको लाबा कहते हैं हमारे यहाँ। जो पवित्र कामों में जो है दुर्वाक्षत के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है कि यादें उनकी पके धान से झांक रहे लाबा जैसी है, हाँ बिल्कुल बाबा जैसी है। लेकर वे आएंगे चरखा, ये सारी चीजें जब आप बुलाकी साहब के किस्से पढ़ेंगे तो आपको संदर्भ समझ में आएगा इन कविताओं का। लेकर वे आएंगे चरखा, पर्वत को हाथों से सरका, आएगी बादल से बरखा, देखो दिल को धड़का धड़का, सबकी उनकी बोली, मंदिर गिरजा गुरुद्वारा काबा जैसी है, हाँ बिल्कुल बाबा जैसी है, रोटी के ताबा जैसी है, हाँ बिल्कुल बाबा जैसी है। तो ये कविता है। और एक और 2016 जून में ही ये सारी चीजें आ गई थी, तो आ गई थी, वो सायास लाने की कोशिश नहीं की गई थी, इसीलिए इसमें बहुत चेतना के स्तर पर बहुत सारी चीजें आपको सर्व संपन्नता से नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी मन के पंख उगे लेकिन थी पांव में जंजीर, मन के पंख उगे लेकिन थी पांव में जंजीर, सुखी रहे सब दुनिया वाले, रोता रहा कबीर। मन के पंख उगे लेकिन थी पांव में जंजीर, सुखी रहे सब दुनिया वाले, रोता रहा कबीर। कमाल की बात है, आज जब मैं मुक्ति पथ पे कविताएं पढ़ रहा हूं तो बनारस, काशी, कबीर, बहुत सारे जो प्रतीक हैं वो उस शहर से आ रहे हैं। करघे में बुनने जैसा होता है रिश्ता, करघे में बुनने जैसा होता है रिश्ता, प्यार रंग है और भावना कागज जिस्ता, जिस्ता कागज नहीं होता। करघे में बुनने जैसा होता है रिश्ता, प्यार रंग है और भावना कागज जिस्ता, सधे हुए रंगरेजों जैसा रंग लगाओ, जीवन जैसा भी हो वक्त रहेगा सस्ता, छोटी रेखाओं के आगे लंबी एक लकीर, सुखी रहे सब दुनिया वाले, रोता रहा कबीर। चलो चलो चलते जाओ तुम मत घबराओ, मेहनत से कुछ दाम कमाओ, नाम कमाओ, दिल वाला झोला कंधे पर टांगे टांगे, चना चबाओ कुड़कुड़ कुड़कुड़ गाना गाओ, मिल जाएगी तुम्हें सुजाता, मिल जाएगी तुम्हें सुजाता, खाओगे फिर खीर, सुखी रहे सब दुनिया वाले, रोता रहा कबीर। सुखी रहे सब दुनिया वाले, रोता रहा कबीर। दिव्या गुप्ता जी धन्यवाद, राकेश शर्मा जी, मानवेंद्र सिंह, अनिल पुष्कर जी अभी तक बने हुए हैं, कमलेश भाई तो हैं ही, मैं बड़ा आभारी रहूंगा कमलेश भाई, कितना वक्त आप लोग दे रहे हैं। केबीएल पांडे जी तो बुलाकी साहब से ही और सुनिए, जब आप रमे हुए हैं तो मैं पीछे क्यों हटूं, मतलब हटूं, क्योंकि मुझे लगता है कि
उस दौरान गीतों में मैंने अलग अलग तरह के स्वाद की यात्रा की, और दूसरा अपने साथ मैंने बहुत तोड़ फोड़ के लेवल पे प्रयोग किए थे कि भाषा में भाषा का तह खाना, भाषा में भाषा का तह खाना, सपनों के दाम यहां दो आना। भाषा में भाषा का तह खाना, सपनों के दाम यहां दो आना। आएंगे जाएंगे लोग बुदबुदाएंगे, हम उनकी बात मगर जान नहीं पाएंगे। रोज रोज सुबह शाम माछ भात खाएंगे, किस्सों में रोएंगे कविता में गाएंगे। चुपके से एक दिन भाग भाग जाएंगे, सुनते रहेंगे जमाने का ताना, सपनों के दाम यहां दो आना। भाषा में भाषा का तहखाना, सपनों के दाम यहां दो आना। छोरी है गोरी है दुनिया अघोरी है, और इसी दुनिया में अलग अलग जात पात, जो सबसे नीचे है उसको है लात बात। कौन देख पाएगा बिना सूर्य के प्रभात, सबकी है अलग राह कौन यहां साथ साथ। काले के ऊपर है उजले का बाना, सपनों के दाम यहां दो आना। काले के ऊपर है उजले का बाना, सपनों के दाम यहां दो आना। ये सब एक प्रयोगात्मक गीत अभ्यास था। तो उसी अभ्यास में एक और था कि कौ से कमला गौ से गा, ढौ से ढोल बजा। कौ से कमला गौ से गा, ढौ से ढोल बजा। पोखर ऊपर जल कुंभी है, पोखर ऊपर जल कुंभी है। टावर ऊपर घंटा, सर के ऊपर भरी टोकरी। माटी ऊपर भंटा, भंटा यानी बैगन। कौ से कमला गौ से गा, ढौ से ढोल बजा। पोखर ऊपर जल कुंभी है, टावर ऊपर घंटा। सर के ऊपर भरी टोकरी, माटी ऊपर भंटा। आसमान में उड़ते पंछी, मेले में गुब्बारे। आंखों में असमंजस भारी, सब दुविधा के मारे। ओरी बुद्धि जा तू जाकर खाली में भर जा। ओरी बुद्धि जा तू जाकर खाली में भर जा। गौ से कमला गौ से गा, ढौ से ढोल बजा। तपता सूरज बढ़ती गर्मी कितना और पसीना, तपता सूरज बढ़ती गर्मी कितना और पसीना। बिना बात के सरहद सरहद सैनिक ताने सीना। झंडे वाली भीड़ सड़क पर कौन चलाए रैली, झंडे वाली भीड़ सड़क पर कौन चलाए गोली। झंडे वाली भीड़ सड़क पर कौन चलाए गोली। कमरे का कूलर करता है श्रम से हंसी ठिठोली। कमरे का कूलर करता है श्रम से हंसी ठिठोली। कौन उठाएगा विरोध की गिरती हुई ध्वजा। कौन उठाएगा विरोध की गिरती हुई ध्वजा। गौ से कमला गौ से गा, ढौ से ढोल बजा। गौ से कमला गौ से गा, ढौ से ढोल बजा। तो इस तरह के बहुत सारे गीत जो मैंने गीत अभ्यास के दौरान जाहिर किए थे, लिखे थे, उसकी लंबी श्रृंखला है। और क्या सुनाऊं कितना सुनाऊं का मसला है। तो अभी गीत के बाद मुझे लगता है कि मैं गजल भी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मुक्त छंद वाली जो नई कविता की धारा है, उसमें भी थोड़ी बहुत गति जो है वो मैं रहने की कोशिश करता हूं, मैं उस गति में। और मैंने निकाले थे बहुत सारी चीजें जो मैंने निकाले थे। देखिए, मैंने जो है ये अपनी बहुत पुरानी लिखावट जो थी, ये बहुत बरसों पहले लिखी गई चीज थी, जिसको मैंने लिखा था। और मैंने सोचा था कि आज मैं सुनाऊंगा, क्योंकि ये सारी चीजें मुझसे छूट गई है। लेकिन
आशीष भैया जो हैं, आशीष त्रिपाठी जी, उन्होंने कहा था कि उन कविताओं के पाठ से बचना जिन कविताओं को पोस्टर में जगह दी गई है तुम्हारी। तो एक कविता तो उसमें से पढ़ूंगा आशीष भैया, जिनके पोस्टर आप लोगों ने बनाए हैं, और लेकिन वो सबसे आखिर में पढ़ता हूं, गजल पढ़ने से पहले। और तिजोरी से निकालिए गीत, अनिल पुष्कर जी कहते हैं बहुत है गीत, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जो मेरे अपने अभ्यास है, काव्य अभ्यास है, उसके थोड़े रंग में आप लोगों को दिखाऊं कि मैंने जो है वो कहमुकरी से शुरू किया खुद को, फिर कुछ गीत आपको सुनाए और कुछ कविताएं सुनाता हूं, फिर गजल में थोड़ा रमेंगे हम लोग और देखते हैं कि मेरी बात जो है वो कहां तक पहुंच पाती है। ये पुराना अंदाज रहा है जो है वो कवियों का, गजलगो लोगों का, कि जब वो मंच से कविताएं पढ़ते थे तो कहते थे कि मैं तो कह रहा हूं और देखता हूं कि मेरी बात कहां तक पहुंच रही है, और वो आपकी तालियां जो है वो बताएंगे कि बात कहां तक पहुंच रही है। तो यहाँ तालियों के सुनने का जो है वो मसला है नहीं। तो हाँ, मैं बुलाकी साहब में हमने जो है एक प्रयोग किया था। ये दो लोगों के बीच संवाद की एक कोशिश थी, है ना। वो कोशिश थोड़ी सी काव्य में हो गई थी, तो मैंने सोचा कि ये कविता है, और इस वजह से आज मैंने उसको रख लिया था कि आज मैं सुनाऊंगा। उसने कहा कैसे हो, मैंने कहा सोने के लिए चांदी की करवट ले रहे हैं। उसने कहा हीरा हो, हीरे का यही होता है। मैंने कहा वह चमकते जगराते में नींद का अंधेरा खोजता है। उसने कहा तुम्हारी समस्या यही है कि तुम सोचते बहुत हो। मैंने कहा सोचना अपनी ही शव यात्रा में शामिल होने की पर्यायवाची क्रिया है। उसने कहा नहीं सोचना अपनी 13वीं का भोज खाने जितना सुखद। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा नहीं सोचना जीवित रहने की गारंटी है। उसने कहा गारंटी तो भाई आजकल गारंटी की भी नहीं। मैंने कहा सोचना भूल कर देखो, जीवित रखने वाली लोक लुभावन हवाएं आसपास बहती हुई मिलेंगी। उसने कहा इसके बारे में सोच कर देखना होगा। मैंने कहा फिर तो मृत्यु के एहसास की कच्ची सड़क पर दिमाग का घोड़ा दौड़ाना होगा। उसने कहा मौत एक काम है जो अब तक बाकी पड़ा है। मैंने कहा मौत घर से दफ्तर जाने की तैयारी जैसी होती है, यहां हर रोज करना होता है, हम रोज मरते हैं। उसने कहा जीना एक पाठ्यक्रम है जिसमें हमें सीखना है कि मरा कैसे जाए। उसने कहा जीना एक पाठ्यक्रम है जिसमें हमें सीखना है कि मरा कैसे जाए। मैंने कहा संवादों की आखिरी मुठभेड़ सहमति से होती है। यानी हम सहमत हो गए इस एक वाक्य पर, और इस तरह आधी रात का एक संवाद खत्म हो गया था। तो कविताएं हैं जिसमें मुझे और अभ्यास की जो है वो जरूरत है। तो कविताओं में भी, इस तरह की कविताओं में भी मैं कई बार एक दूसरे किस्म की लय में बहक जाता हूं, और उसी बहकाव में से कविता है कि जो हमारे और सबके सामने है, जो हमारे और सबके सामने है, बहुत सीधा नहीं है वह दृश्य, आज भी छिपकर चबेना खा रहे हैं गांव में और शहर में अस्पृश्य। अप्सरों के हैं गुलाबी गाल, करो तुम हक के लिए हड़ताल, या करो तुम आमरण अनशन, कोठियों में सड़ेंगे राशन,
जो हमारे और सबके सामने है, बहुत सुलझा है नहीं वह जाल, बहुत सुलझा नहीं है वह जाल, रंग अपने रंग खोते जा रहे, गुमशुदा है हरा नीला लाल। टांग दो दीवार पर नारे, कुछ करो कुछ तो करो प्यारे, हम चले नुक्कड़ पे पीने चाय, क्या करें जब मुल्क ही निरुपाय। जो हमारे और सबके सामने है, बहुत सीधी नहीं है यह राह, अमीरों के अमीरों की ठाठ के नीचे छिड़क दो कुछ गरीबों की आह। टांग दो दीवार पर नारे, कुछ करो कुछ तो करो प्यारे, हम चले नुक्कड़ पे पीने चाय, क्या करें जब मुल्क ही निरुपाय। ये भी कविता थी। और एक बहुत छोटी सी एक नज्म है जो जो हमारे अभिनेता मरहूम इरफान खान साहब की गुजारिश पे मैंने लिखी थी, क्योंकि फैज अहमद फैज की एक नज्म है, बोल की लब आजाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। तो एक फिल्म मदारी आई थी जिसके डायरेक्टर निशिकांत कामत साहब थे, और अब दोनों ही इस दुनिया में नहीं है, न इरफान न निशिकांत कामत साहब। तो इरफान ने एक सुबह सुबह मुझे फोन किया था, सुबह 7 बजे, और मैं लगभग सोया हुआ था, आधी नींद में ही मैंने उनका फोन उठाया था, और उन्होंने कहा था कि यार तुमने वो पढ़ी है बोल की लब आजाद है तेरे। मैंने कहा कि हाँ भाई साहब पढ़ी है, तो कुछ वैसा लिख सकते हो क्या। मैंने कहा कि भाई वो बड़े उस्ताद थे फैज अहमद फैज साहब, और वैसा क्या, मैं तो उनके हिस्से, निचले से 1000वें हिस्से जैसा भी कुछ नहीं लिख सकता हूं। हाँ, मैं अपने जैसा कुछ लिख सकता हूं जिसमें बहुत सारा सतहीपन होगा, और अगर उस सतहीपन को झेल पाओ, क्योंकि वो बड़े लेखक जो होते हैं उनकी कहानियों में, उनकी रचनाओं में, उनकी पूरी चीजों में इतने लेयर्स होते हैं, इतनी तरह की मतलब कथोपकथन होते हैं कि आप जब उसमें घुसोगे तो फिर आप घुसे ही रह जाओगे, और तब आपको पता चलेगा कि कोई क्यों बड़ा लेखक होता है। और हम लोग तो अभी लेखक खुद को दिखाना चाहते हैं, हाँ, हम खुद को कवि दिखाना चाहते हैं, इस वजह से हम कविताओं में बहुत चालाकी से घुसे रहते हैं। तो उस चालाकी में अगर कुछ ईमानदारी से लिखने की कोशिश कर पाऊं तो वो कोशिश ही होगी। तो उन्होंने कहा लिखो, ट्राई करो, ट्राई मारो। तो मैंने ट्राई किया था और उनको बड़ा मजा आया था, और हम इसको फिर डालने भी वाले थे फिल्म में मदारी में, लेकिन फिर वो नहीं हो पाया। तो ये कविता जो है मेरे पास रह गई मेरे कॉपीराइट के साथ, कि जीभ के दाने खुरच, जीभ के दाने खुरच कुछ बोल, बोल सब बातें दफन हैं जो कई सालों से सीने में। जीभ के दाने खुरच कुछ बोल, बोल सब बातें दफन हैं जो कई सालों से सीनों में। फुसफुसाकर बोलते थे कौन सुनता था, फुसफुसाकर बोलते थे कौन सुनता था, फुसफुसाकर बोलते थे कौन सुनता था, कौन चेहरे में छुपी चुप्पी समझता था, कौन आंखों की ज़बां पढ़कर पिघलता था। इसलिए अब बोल, इसलिए अब बोल, क्योंकि बोलना हथियार है साथी, क्योंकि बोलना हथियार है साथी, और बोलना ही वार है साथी। जीभ के दाने खुरच कुछ बोल, बोल सब बातें दफन हैं
जो कई सालों से सीने में। तो ये कविता थी, और तेज प्रताप मंडन बनासजन जरूर पल्लव जी होंगे जो बनासजन के नाम से यहाँ हाजिर हैं, हमारे बड़े प्यारे युवा साथी हैं, और इनकी जो पूरी टोली का सौंदर्य है उससे मैं बड़ा आकर्षित रहता हूँ। और सुरेश कंटक जी हैं, अरे बाप रे बाप, मतलब इतने बड़े गीतकार कथाकार सब लोग आ गए। शांति नैयर जी, बहुत बहुत आपका, तेज प्रताप टंडन जी, दीप्ति प्रिया कुजूर, दीपक शर्मा, ब्रजेश यादव, इनके कमेंट्स हैं, मैं उन्हें एक मिनट दादा, मैं एक लाइव में हूं, आपको फोन करूं इसके बाद, जस्ट बाद मैं बस लाइव के बाद आपको कॉल करता हूं दादा, है ना? ओके। तो अखिलेश तिवारी जी, आपको मैं सुनाता हूं अब वो कविता जिसका एक हिस्सा मुक्ति पथ ने जिसका एक हिस्सा पोस्टर में डाला है कि वह सब लिखा जा चुका जो सबसे बेहतर हो सकता है। वह सब लिखा जा चुका जो सबसे बेहतर हो सकता है, जिन्न की कहानी, परियों की कविता, गणित के सवाल, विज्ञान की बारीकी। विचार जिंदगी की उधेड़ बुन में फूटते हैं। वह सब लिखा जा चुका जो सबसे बेहतर हो सकता है, जिन्न की कहानी, परियों की कविता, गणित के सवाल, विज्ञान की बारीकी। विचार जिंदगी की उधेड़ बुन में फूटते हैं। एक अच्छा मकान, चिकनी सड़क, साफ हवा, सीधी धूप वाली बालकनी, बैंक की आसान सुलझी हुई किस्तें विचार के रास्ते में बाधा है। एक नए बनते शहर में पुराने विचार ज्यादा काम आते हैं। वह सब सोचा जा चुका जो सबसे बेहतर हो सकता है, जाति के समीकरण। वह सब सोचा जा चुका जो सबसे बेहतर हो सकता है, जाति के समीकरण, मजदूरों की मुक्ति, दलितों का समाजशास्त्र, आधुनिकता का उत्कर्ष। सादा कागज, खाली दिमाग, अनबुझी प्यास उत्तम रचना के लिए खतरनाक है। जहां मेट्रो की सरपट लाइनें बिछ रही हैं, वहां बेरोजगारों का क्या काम? वे सारी भर्तियां हो चुकी जो सबसे बेहतर हो सकती हैं। बैंक में क्लर्क, रेलवे में गार्ड, मीडिया में नौकर, होटल में बैरा। इस हरी भरी पनियल धरती पर अनगिन मकान, काली गंधाती सड़ी हुई नदी के किनारे अनगिन झुग्गियां। वे कहां जाएंगे जिनका पुश्तैनी घर किसी गांव में था, बचपन के दोस्त की आखिरी चिट्ठी में ढह चुका। अखबार के वर्गीकृत विज्ञापनों में वे सारी हसरतें भरी जा चुकी जो सबसे बेहतर हो सकती हैं। सोसाइटी में फ्लैट, एक अच्छी वधू, विदेश की उड़ान, लॉटरी के नंबर। वो गीत लिखा जा चुका जो सबसे बेहतर हो सकता है, छोटे छोटे शहरों से, ऐसी भोर दोपहरों से
हम तो झोला उठाकर चले। अब क्या बचा है इस शहर में जहां प्रधानमंत्री रहते हैं? अब क्या बचा है इस शहर में जहां प्रधानमंत्री रहते हैं? न सोचने की ताकत, न जीने की चाह। सफल लोगों की दुनिया में सबसे अधिक बसते हैं हारे हुए लोग। हम हारे हुए लोग बेहतर रचना की प्रतीक्षा में रिक्त होते जाएंगे और वे उतनी ही पुरानी कविता, उतना ही पुराना विचार सुनाएंगे जितना पुराना अहंकार है। विनम्रता इस दुनिया की सबसे हसीन चीज है जो किसी भी रचना, नौकरी, मकान, गीत, विचार से बेहतर हारे हुए लोगों की सबसे बड़ी हिम्मत है। हारे हुए लोगों की सबसे बड़ी हिम्मत है। तो अब कविता का दौर भी जो है मैं किनारे रखता हूं और आपकी इस बात का बहुत शुक्रिया तेज प्रताप टंडन जी। कविता अपने मौजू में सफल है। सफलता सफलता एक दूसरी निहायत ही कमजर्फ चीज है और मन लगे, मजा आए, आनंद हो, ऐसी बात जो है वो लिखते रहने की कोशिश करती रहे, मतलब कोशिश होनी चाहिए। और इस पर दुनिया क्या कहेगी, क्या सोचेगी, उसका बहुत ज्यादा जो है वो ख्याल जो है वो रखना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं ना कि मैं इतने लंबे समय से अपने कवि को भूला हुआ था और उसके भूत को जो है वो आशीष त्रिपाठी जी ने जगाया। तो अब मुझे लग रहा है कि यार मुझे अब भी लिखना चाहिए। मैंने बहुत अपने को जो है वो फालतू किस्म की कुंठा में रखा कवि न होने की। तो जब मुक्तिपथ ने मुझको ये आत्मविश्वास दिया है कि तुम कवि हो बे, हाँ, जैसे हमारे पुनीत शर्मा ने लिखा ना प्रधानमंत्री के बारे में कि तुम कौन हो बे, तो जब मुक्तिपथ कह रहा है कि तुम कवि हो बे, तो मैं सुना भी रहा हूं, अभी कुछ चीजें और सुनाऊंगा और मैं वादा करता हूं कि मैं आगे लिखता भी रहूंगा। मानवेंद्र जी, मैं कुछ गजलें सुनाता हूं आपको कि लोगों ने जब प्रधान जरा सा बना दिया। ये संग्रह जो है जो आप लोगों के पास है उससे बाहर की कुछ चीजें हैं कि लोगों ने जब प्रधान जरा सा बना दिया, जमहूरियत को उसने दिलासा बना दिया। लोगों ने जब प्रधान जरा सा बना दिया, जमहूरियत को उसने दिलासा बना दिया। वोटिंग के बाद सो गए, बेफिक्र हो गए। वोटिंग के बाद सो गए, बेफिक्र हो गए। इस मुल्क का हम सब ने तमाशा बना दिया। लोगों ने जब प्रधान जरा सा बना दिया, जमहूरियत को उसने दिलासा बना दिया। उसने नए निजाम के हरफों को बदलकर, उसने नए निजाम के हरफों को बदलकर खामोश इशारों को ही भाषा बना दिया। सब चाहते थे हादसों को साफ देखना, सब चाहते थे हादसों को साफ देखना। बहती हुई हवा को कुहासा बना दिया। इस दौर की कूची में बगावत के रंग हैं। इस दौर की कूची में बगावत के रंग हैं। हंसते हुए चेहरे को रुआं सा बना दिया। हंसते हुए चेहरे को रुआं सा बना दिया। दरअसल मेरी कविता और मेरे गीत जो हैं उसमें जो आने वाले कथ्य कथन हैं वो गजलों में घुसे पड़े रहते हैं। तो जिसकी वजह से गजल न गजल रह पाती है
न गीत गीत मेरे रह पाते हैं, न कविता कविता रह पाती है। तो सब एक मिक्स मैच वाला हिसाब किताब है। तो डरी रातों में जगराता नहीं अब, डरी रातों में जगराता नहीं अब, मुझे कोई भी समझाता नहीं अब। न जाने कौन सा पानी दिया था, न जाने कौन सा पानी दिया था, सियासी फूल कुम्हलाता नहीं अब। न जाने कौन सा पानी दिया था, सियासी फूल कुम्हलाता नहीं अब। बड़ा मायूस है दौरे जमाना, बड़ा मायूस है दौरे जमाना, कोई करतब भी दिखलाता नहीं अब। कभी उड़ता रहा था आसमां में, गिरेबां खुद की चमकाता नहीं अब। अकेला थक गया हूं रहते रहते, अकेला थक गया हूं रहते रहते, चले आओ रहा जाता नहीं अब, चले आओ रहा जाता नहीं अब। शाख ऊंची हिल रही हो तो जड़ों को देख लो, शाख ऊंची हिल रही हो तो जड़ों को देख लो। आंधियों से बच गए जो उन घरों को देख लो, आंधियों से बच गए जो उन घरों को देख लो। डूबते लोगों को अक्सर मिल गया तिनका यहां, डूबते लोगों को अक्सर मिल गया तिनका यहां। ना उम्मीदी में जरा सा पतझड़ों को देख लो, शाख ऊंची हिल रही हो तो जड़ों को देख लो। जल चुके चल चुके दिल्ली से अच्छे दिन मगर पहुंचे नहीं, चल चुके दिल्ली से अच्छे दिन मगर पहुंचे नहीं। फट चुके हैं पैरहन बस चीथड़ों को देख लो, आंधियों से बच गए जो उन घरों को देख लो। हम अगर आए तभी होगा उजाला सब तरफ, हम अगर आए तभी होगा उजाला सब तरफ। चीखते चिल्ला रहे इन रहबरों को देख लो, समझते हैं शेर खुद को वर्दियों के रंग में, समझते हैं शेर खुद को वर्दियों के रंग में। बाग में पंछी पकड़ते गीदड़ों को देख लो, बाग में पंछी पकड़ते गीदड़ों को देख लो। शाख ऊंची हिल रही हो तो जड़ों को देख लो, आंधियों से बच गए जो उन घरों को देख लो। दहाड़ मारकर धीरे से फुसफुसाना है। ये दरअसल ये सारी गजलें जो है एक खास राजनीतिक संदर्भ में लिखी हुई गजलें हैं, और उन संदर्भों को अगर आप समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे, तो फिर आपको बात मेरी अच्छी लग सकती है इन गजलों में, वरना तो क्या ही लगेगी। कि दहाड़ मार के धीरे से फुसफुसाना है, निहायत झूठ के झांसे में सच को आना है। हुजूम आ रहा है आंख पर पट्टी बांधे, हुजूम आ रहा है। इस हुजूम के लिए एक नया शब्द आजकल जो है वो काफी चल रहा है, मैं उसको यहां नहीं उच्चरित करूंगा। कि दहाड़ मार के धीरे से फुसफुसाना है, निहायत झूठ के इस झांसे में सच को आना है। हुजूम आ रहा है आंख पर पट्टी बांधे, जनाब जानते हैं कब किसे गिराना है। दिखा रहे हैं सरेआम मंच से जादू, कौन दिखा रहा है ये भी आप समझ रहे होंगे। दिखा रहे हैं सरेआम मंच से जादू, हवा में झूमता उड़ता हुआ जमाना है। जमीन छीन ली कहकर कि आसमां ले लो, जमीन छीन ली कहकर कि आसमां ले लो। हमारे सामने अब फाइलें हैं थाना है, हमारे सामने अब फाइलें हैं थाना है। बगावतों से उन्हें डर नहीं वे जानते हैं, बगावतों से उन्हें, मतलब सचमुच एक ऐसा दौर आ गया है कि जब बगावत जो है वो सत्ता के लिए कोई चीज ही नहीं रह गई है। कि बगावतों से उन्हें डर नहीं
वे जानते हैं नई मशीन है, जनतंत्र ही पुराना है। नई मशीन है, जनतंत्र ही पुराना है। दहाड़ मार के धीरे से फुसफुसाना है और निहायत झूठ के सांचे में सच को आना है। बस अब थोड़ी देर और झेल लीजिए कि सूखे हुए सपने कभी सींचे नहीं गए। सूखे हुए सपने कभी सींचे नहीं गए। हम बात से अपनी कभी पीछे नहीं गए। कई बार होता क्या है कि मेरी शिकायत रहती है अपने आप से, कवियों से, कि कविता में हम खुद को बड़े ऊंचे मयार पे रख लेते हैं और वहां से दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं, दुनिया को हाँकने की कोशिश करते हैं, दुनिया को समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीजों की चिंता करते हैं, प्रकृति की चिंता करते हैं, राजनीति की चिंता करते हैं, समाज की चिंता करते हैं। हम खुद को कभी कटघरे में शामिल करने की कोशिश नहीं करते कवि होने के नाते। इस लिहाज से मुझे अरुण कमल की एक कविता बड़ी कमाल की लगती है, जिस कविता में वो जब बिहार में बाढ़ आई हुई है और वो वित्त मंत्री के साथ सुबह में नाश्ता कर रहे हैं और वित्त मंत्री उनकी पीठ थपथपाते हुए उनको विदा देते हैं कि बहुत कठिन समय है, जरा बच के रहना, और हमारा कवि जो है वो मुस्कुराता है। उस कविता में वो जिस अपराधी की तरह से खुद को बयान कर रहा है, वो बयान जो है हमारी कविता को मतलब मनुष्यता की किस ऊंचाई पर ले जाएगा, इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। लेकिन ये अफसोस की बात है कि मुझे बहुत कम ऐसी चीजें जिसमें मैं भी शामिल हूं कि मैं खुद भी कई बार उपदेशक की भूमिका में आ जाता हूं अपनी गीतों, अपनी गजलों और अपनी कविताओं में। जैसे कि सूखे हुए सपने कभी सींचे नहीं गए, हम बात से अपनी कभी पीछे नहीं गए, मिलते रहे थे पेड़ की जिस ये मोहब्बत की चीज है कि सूखे हुए सपने कभी सींचे नहीं गए, हम बात से अपनी कभी पीछे नहीं गए, मिलते रहे थे पेड़ की जिस छांव के तले, बिछड़े तो फिर उस पेड़ के नीचे नहीं गए, बिछड़े तो फिर उस पेड़ के नीचे नहीं गए। कुछ रीढ़ की फितरत जरा पांव की मौज थी, मालूम था रास्ता मगर सीधे नहीं गए, मालूम था रास्ता मगर सीधे नहीं गए। भौहें सिकुड़ गई हैं शहंशाह की देखो, भौहें सिकुड़ गई हैं शहंशाह की देखो, कुछ लोग कभी उनसे खरीदे नहीं गए, कुछ लोग कभी उनसे खरीदे नहीं गए। हम आंख वाले तीर के रास्ते में आ गए, हम आंख वाले तीर के रास्ते में आ गए, दरबार वाले तीर से बींधे नहीं गए, दरबार वाले तीर से बींधे नहीं गए। तो ये कविता थी, ये गजल थी, ये गीत थे, और मुझे लगता है कि घंटे भर से ज्यादा जो है मैं अपनी कविता सुना चुका हूं, और इस किस्म के एक आलाप से जो है वो जमाने को, साहित्य को कुछ हासिल नहीं होना है। तो मैं देखता हूं कि कुछ अगर बात है जिस पे बात कर सकूं तो वो करूंगा, अन्यथा ये महफिल जो है मुझे लगता है कि अब बर्खास्त हो जानी चाहिए, क्योंकि घंटा भर कम नहीं होता, और एक मानक रूप से हम लोगों को घंटे भर से ज्यादा, अगर 2-3 विंडोज होते, 2-3 लोग होते तो आपस में बड़ी कमाल की चर्चा होती। और मैं शुक्रगुजार हूं अवधेश प्रीत जी का, जिन लोगों को पढ़ते हुए सुन करके, देख करके
हम लोगों ने लिखना सीखा है। अष्टभुजा शुक्ल जी आए हैं और अष्टभुजा शुक्ल का तो मैं दीवाना हूं, दीवाना, बहुत बड़ा दीवाना, क्योंकि उनकी कविताएं जो हैं वो पढ़ करके, कविताओं में त्वरा, कविताओं में ताप, कविताओं में आग, कविताओं में ऊंचा कहन कैसे लाया जाए, ये अष्टभुजा शुक्ल जी से सीखने की जरूरत है। मणिमय मुखर्जी, राजीव कुमार शुक्ला, ये सब लोग सुन रहे हैं और इतने सारे लोगों के सामने मैंने अपनी कविताओं का, अपनी रचनाओं का पाठ किया। किस्मती चौरसिया, राम अकबाल कुशवाहा जी, अनिल पुष्कर जी लगातार बने हुए हैं। और मैं एक बार फिर से आशीष त्रिपाठी जी का बहुत शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया ऐसे वक्त में जब मेरा लिखना लगभग छूट गया था और मेरे भीतर के कवि को खोज करके पटरी पर लाने की कोशिश की है। और मैं उनसे वादा करता हूं कि मैं आगे लिखने की कोशिश में बना रहूंगा। मेरा काव्य अभ्यास जो है वो जारी रहेगा। धन्यवाद आप सबका, बहुत शुक्रिया कि आप सबने धैर्य से, इतने प्यार से मुझे सुना है और मुझे बर्दाश्त किया है। तो अब मैं विदा लेता हूँ साथियों।